नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय बजट से पहले केजरीवाल सरकार ने रखी बड़ी डिमांड, दिल्ली के लिए मांगे 10,000 करोड़। सीएम केजरीवाल के कम होते वजन को लेकर एलजी का बड़ा दावा, बोले जेल में फॉलो नहीं कर रहे हैं डाइट चार्ट। आपने उपराज्यपाल के दावे पर उठाए सवाल। चुनावों से पहले ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, हरियाणा में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार गिरफ्तार। ईडी के एक्शन पर कांग्रेस ने कहा विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी की शक्तियों पर फिर होगी सुनवाई। 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। अमित शाह का चुनावी शंखनाद, हरियाणा के बाद झारखंड में गरजे शाह। राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले हार के बाद भी अहंकार। खबरों में सबसे पहले बात बजट सत्र की। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग पर चर्चा करेगी। बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने यानी 12 अगस्त तक चलेगा। इस बार बजट सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। वहीं केंद्रीय बजट के पेश होने से पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लिए 10,000 करोड़ की मांग की है, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। तो जिस तरह से केंद्रीय बजट पेश होने से पहले सर्वदलीय बैठक, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी की ये जो डिमांड आई है, इसके क्या सियासी मायने? देखिए, जिस तरीके से सरकार तैयारी कर रही है, अगर विपक्ष के पास कोई ब्लूप्रिंट हो, कुछ डिमांड हो, या फिर सुचारू संचालन के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, बजट पर एक स्वच्छ चर्चा हो जिसमें लोगों को सही चीजें मिल पाए कि अगर सरकार में कुछ कमियां हैं, बजट के दौरान अगर टैक्स स्लैब को लेकर आपको कोई सवाल उठाना है, सवाल उठाओ। किसी सेक्शन को लेकर सवाल उठाना है, सवाल उठाओ। सवाल उठाना विपक्ष की एक बड़ी बात होती है, विपक्ष के लिए एक बड़ा कर्तव्य होता है। लेकिन यहां का विपक्ष निगेटिव हो चुका है, यह सवाल नहीं उठाना चाहता। ये सरकार को दबोचने की कोशिश में निगेटिविटी पैदा करता है। संसद के अंदर हुड़दंगई करेंगे, हंगामा करेंगे, वॉकआउट करेंगे और एन केन प्रकारेण सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। जबकि होना यह चाहिए कि सरकार से प्रतिद्वंदिता हो, कि प्रतिस्पर्धा हो। जैसे चुनाव में प्रतिस्पर्धा होती है, उसी तरीके से प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। आपका मुद्दा, हमारा सवाल। एक शैडो कैबिनेट बना लो, जिस तरीके से नवीन पटनायक ने उड़ीसा में बनाया। शैडो कैबिनेट बना लो कि वित्त मंत्री को हमारे तरफ का एक पूर्व वित्त मंत्री घेरेगा, उनसे सवाल करेगा। कोई गृह मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी है, तो आप कांग्रेस के उस व्यक्ति को निकालो जो कि पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, आपके पास जानकारी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे अरविंद केजरीवाल की बात है, उसकी पार्टी की तरफ से आतिशी मरलेना बोलने लगी कि हमें तो 10,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त चाहिए, इनकम टैक्स दिल्ली सबसे ज्यादा देता है, दिल्ली के लोग देते हैं और यहां केंद्र सरकार उसमें से एक पाई भी हमें नहीं देती है। लेकिन यह बात नहीं कहेगी कि दिल्ली में जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसमें केंद्र सरकार की जितनी भूमिका है, क्या वही भूमिका महाराष्ट्र के अंदर है? क्या वही भूमिका कर्नाटक, बिहार के अंदर है? या दिल्ली जो एक नेशनल कैपिटल है, वैसे ही दूसरे राज्य हैं? ये यूनियन टेरिटरी बनाया ही इसलिए गया है कि आप लोग सामान्य काम करके सामान्य प्रतिनिधित्व निभाओ, लोगों को ये न लगे कि हमारा जनप्रतिनिधि नहीं है। लेकिन इन लोगों ने इन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया, इसलिए सच्चाई अब धीरे धीरे इनकी सामने आने वाली। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली के एलजी के बड़े खुलासे की।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला में तिहाड़ जेल में बंद है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर कहा था कि जेल में उनकी सेहत खराब हो रही है। इस मामले पर तिहाड़ प्रशासन ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि सीएम केजरीवाल की हेल्थ बिल्कुल ठीक है। इस बीच अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। इस खत में अरविंद केजरीवाल के कम होते वजन को लेकर उन्होंने मुख्य सचिव से पत्र में चिंता जाहिर की। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में जानबूझकर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं। यानी एक बार फिर सीएम केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं, यानी एक नई नौटंकी। देखिए, अरविंद केजरीवाल और नौटंकी दोनों के बीच एक बड़ा गहरा संबंध है। जिस तरीके से राजनीति में आए वो भी नौटंकी करते हुए आए। पहले जिस तरीके के वादे किए कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, वो शुचिता गायब हो गई इनकी पूरी जिंदगी से। न गाड़ी, न बंगला, न घर, न परिवार। जिस तरीके की सुविधाओं की बात की वो भी गायब हो गई। आरोप लगते ही आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, वो शुचिता भी गायब हो गई। अब इन्होंने अपने तरीके से संविधान लिखा है और उस संविधान के अनुसार ये काम कर रहे हैं। और अब जबकि जेल के अंदर हैं तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाना है। क्या करेंगे? ये तो वही हरकत हो गई कि बच्चे जब स्कूल जाने न जाने के बहाने ढूंढते हैं तो वो करेंगे, फ्रिज से पानी निकाल कर पी लो, गला खराब हो गया, या फिर कोई ऐसा काम कर लो जिससे बुखार चढ़ जाए। अरविंद केजरीवाल आत्मघाती हो चुके हैं इस मामले में कि ये डॉक्टर से जो सलाह लेने की बात कर रहे थे, अब तो शक पैदा होता है कि डॉक्टर से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो सलाह लेंगे उसमें ये कहेंगे कि देखो जान बचे, ये उपाय बताओ, और कोई भी गंभीर बीमारी हो जाए, हम बेड रेस्ट पे चले जाए, इस तरह की दवाइयां, इस तरह के डाइट चार्ट, इस तरह से खाने पीने की बात कहो जिससे कि हम बिल्कुल बेड पर लेट जाएं लेकिन मेरी जान बच जाए, ताकि कम से कम कोर्ट से जमानत तो मिल जाए। और इसी को जब एक्सपोज किया गया है तो आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है कि सच्चाई कैसे ये लोग बाहर ला सकते हैं। और इधर दिल्ली में एलजी की चिट्ठी पर बवाल मचा है तो हरियाणा में भी ईडी के एक्शन पर बवाल मचा है। ईडी ने हरियाणा कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सुरेंद्र पवार को अंबाला के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। ईडी ने जनवरी में सुरेंद्र पवार के घर की तलाशी ली थी। उन पर यमुनानगर इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध खनन करने के आरोप है। उस वक्त ईडी ने इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक दिलबाग सिंह और उनके एक साथी कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब इसी साल हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका। देखिए, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हिंदुस्तान है तो चुनाव तो चलता रहेगा। और अगर चुनाव के बीच कोई ईडी की छापेमारी होती है, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, कोई नेता गिरफ्तार होता है, तो सवाल ये नहीं उठाते ये लोग कि इन्होंने गलत क्या किया, इन्होंने इलीगल माइनिंग कैसे कर ली, करोड़ों करोड़ रुपए कैश इनके घर से कैसे मिल रहे हैं। सवाल ये उठाते हैं कि चुनाव से पहले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर चुनाव की बात है, आप लोगों को तकलीफ है इस बात से कि चुनाव के बीच कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमारी छवि खराब हो, तो सबसे पहले तो आप लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमति जतानी चाहिए। एक ही बार चुनाव हो जाए, 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होगा, फिर यह सवाल ही पैदा नहीं होगा कि इस बीच 5 साल में करप्शन के खिलाफ क्या हो रहा है या फिर दूसरे नेता क्या कर रहे हैं। फिर तो यही बात हो जाएगी कि अगर 5 साल में एक बार चुनाव हो तो 4 साढ़े 4 साल तक पूरा विपक्ष जो विपक्ष में बैठेगा वो निष्क्रिय हो जाएगा, एक शब्द नहीं बोलेगा। आज तो ये लोग एक्टिव इसलिए रहते हैं क्योंकि इनको लगता है अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, 3 राज्यों में झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव है। इसके बाद क्या होगा? दिल्ली में चुनाव होने वाला है, उसके बाद बिहार में चुनाव होने वाला है। हर जगह चुनाव तो होते ही रहेंगे और इन लोगों की एक्टिविटी बनी रहती है। इसलिए भ्रष्टाचार पर जो एक्शन हुआ है उसको सिर्फ इस आधार पर देखा जाना चाहिए कि इसमें ईडी को सबूत क्या मिले, क्या वो दोषी हो सकता है जिसके ऊपर छापेमारी की गई है। अब कांग्रेसियों के बच के रहना चाहिए क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के दिन अब लदने वाले हैं। और हमारी अगली खबर भी ईडी से जुड़ी है।
सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को दी गई शक्तियों के बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 जजों की बेंच बनाई है। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को मिली शक्तियों पर सवाल उठाए गए हैं, जिसका कोर्ट ने परीक्षण किया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच 86 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट को यह देखना है कि ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति को कुर्क करने और गिरफ्तारी की शक्तियों को बरकरार रखा जाए या नहीं। यानी ईडी का जो हड़कंप है वो विपक्ष में ज्यादा और ये कोर्ट में बार बार चुनौती दी जाती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को प्रथम दृष्टया इन सारे याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। अगर एक एजेंसी बनी है, जांच करने वाली एजेंसी है, और उस एजेंसी को किसी भी की संपत्ति कुर्क करने का, अटैच करने का, जब्त करने का या किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार ही नहीं होगा, तो फिर उस एजेंसी के जांच के क्या मायने होंगे। कई एजेंसियां, कई बॉडी यहां पर बनाए गए, जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, जितने आयोग आपको दिखेंगे, महिला आयोग है, इन लोगों को सिर्फ रिकमेंडेशन करने का अधिकार दे दिया गया है कि आप जांच करो, रिकमेंड कर दो। इन सारे आयोग के कोई भी रिपोर्ट पर बेहतर फैसले नहीं हुए, सुनवाई ही नहीं हो पाती। तो इसलिए अगर ईडी को इसका अधिकार ही नहीं दिया जाएगा तो ईडी को बंद कर दो, इनके लीगलिटी इलीगलिटी पर सवाल ही कहां होता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है, इससे पहले भी 250 याचिकाएं दायर की गई थी, उस पर सुनवाई हुई और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अधिकार छीने नहीं जा सकते। हालांकि पर्सनली अगर आपको गिरफ्तार किया गया है, आपकी संपत्ति कुर्क की गई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि ये एक्शन ईडी का है, वो सही है या गलत है। इसलिए इस बार भी ऐसी कोई संभावना तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ईडी को बिना दांत, बिना विष वाले सांप की तरह बना देगी, दंत विहीन, विषहीन सर्प की तरह, कि वो आगे कोई कार्रवाई न कर पाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर सरकार उससे भी बड़ी कोई एजेंसी लाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से भी ऊपर उठा हुआ होगा। और खबरों के आखिर में बात अमित शाह के चुनावी शंखनाद की। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों को लेकर शाह पूरी तरह से एक्शन में है। हरियाणा के बाद आज रांची पहुंचे अमित शाह ने विपक्ष और हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं दीवार पर लिखी इबारत पढ़ सकता हूं कि 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि हार के बाद अहंकार आ गया है। चुनाव कौन जीता, लेकिन कांग्रेस अहंकार दिखा रही है। आपने संसद में राहुल गांधी की गतिविधियां देखी होंगी। लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद राहुल गांधी अहंकार दिखा रहे हैं, हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर सीधी सीधी चुनौती है कांग्रेस और पूरे विपक्ष के लिए। देखिए, अमित शाह शायद भूल चुके हैं कि ये कांग्रेस के बारे में या राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि हार के बाद ये लोग अहंकारी हो गए। शायद राहुल गांधी को समझने में भूल हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी तो ये मान ही नहीं रहे कि वो हार गए हैं। राहुल गांधी तो गिनती ही भूल चुके हैं। ये 2014, 2019 में चुनावों में ये 50 के आंकड़े जो देख रहे थे, 44 सीटें, फिर 53 सीटें, इनको लगने लगा था 50-60 का आंकड़ा पार कर गया तो हमारे लिए वो जीत है। राहुल गांधी ये भूल गए थे कि हम 200 सीटों वाले किसी लोकसभा वाले जगह पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे, जहां 99 सीटें आ गई तो हम जीत गए हैं। ये भूल जो राहुल गांधी की थी, उसी की तरफ इशारा अमित शाह ने किया है कि ये जीत गए हैं, हार गए हैं, ये कंफ्यूज व्यक्ति हैं। इस आदमी को समझना चाहिए कि हार के बाद भी अगर जो घमंड है, अगर ये जीत गया तो कैसा घमंड होगा, उसके बाद तो किसी को जीने नहीं देगा। जिस तरह के गतिविधि, एक्टिविटी राहुल गांधी की है, इसलिए ये जो अमित शाह का सुपर एक्टिव मोड है, अभी हरियाणा गए, अब फिर झारखंड गए, अब महाराष्ट्र जाएंगे, ये इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले जो नेतृत्व संभाल रहे थे लोग, उनके ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी बॉडी चाहती है। और इस बीच अमित शाह इस मोड में है कि संगठन का काम थोड़ा और दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों में, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर थोड़ी सी भी निराशा न हो। क्योंकि एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं होता कि इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। ये अब विपक्ष को समझना है
कि जो विपक्षी पार्टियों के नेता अभी तक चुनाव की तैयारी शुरू नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 20 से 25% तैयारी पूरी कर ली है। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।